गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार पढ़ रहे थे। गोखले ने अपने विचार स्वदेशी के ऊपर भी दिए। गोखले के अनुसार ब्रिटिश सरकार की व्यापार नीति दोहरी नीति थी। भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार और ब्रिटेन के संदर्भ में संरक्षण की नीति अपनाई गई। ब्रिटिश शासक केवल अपने उद्योगों के विकास में रुचि रखते, भारत के उद्योग के विकास में नहीं। उन्होंने भारत के प्रभावी आर्थिक सहायता प्रदान करने में कोई रुचि नहीं रखी। गोखले ने कहा कि भारत के औद्योगिक विकास का एकमात्र तरीका स्वदेशी है और स्वदेशी के अभाव में भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास की कल्पना असंभव है। इसलिए गोखले ने स्वदेशी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी, कुशल तकनीक, उद्यम प्रवृत्ति का अभाव है, लेकिन श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसका प्रयोग स्वदेशी की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी के क्षेत्र में स्वयं प्रत्यक्ष योगदान दिया। पूना और उसके आसपास भारतीय उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में गोखले ने वित्तीय स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने सार्वजनिक वित्त के सभी क्षेत्रों पर अपना मत व्यक्त किया। गोखले ने कहा कि सरकार भारी मात्रा में देशवासियों से कर वसूल करती थी और सरकार प्राप्त आय का उपयोग देशवासियों के लिए नहीं करती, जो कि शोषण की श्रेणी में आता है। ब्रिटिश सरकार की अक्षुण्णता और उसके विस्तार के लिए एक विशाल सेना का भार भारतीय करदाताओं के ऊपर रहा। चाहे बर्मा का युद्ध हो, मिस्र का युद्ध हो, जो भारत के लिए नहीं लड़े गए, लेकिन उसका भार भारतीय नागरिकों को वहन करना पड़ा था। इतना ही नहीं, प्रशासन पर होने वाला व्यय भी काफ़ी अधिक था। बड़ी भारी संख्या में ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में थे, उनका व्यय भारत के करदाता वहन करते थे। उन्होंने कहा कि भारत की शुद्ध सार्वजनिक आय में से 50% व्यय सेना पर हो जाता है। गृह प्रभार पर होने वाला व्यय 35% रहा और इस प्रकार मात्र 15% आय शेष बचती है। उसे चाहे हम शिक्षा पर व्यय करते या सिंचाई पर या स्वास्थ्य सुविधाओं पर या अन्य विकास कार्यों पर। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का सार्वजनिक व्यय दोषपूर्ण और विकृत रहा। गोखले ने सार्वजनिक व्यय पद्धति में सुधार के लिए निम्न सुझाव दिए, जैसे व्यय की भावना के स्थान पर मितव्ययता की भावना, सैन्य व्यय में प्रभावी कमी, सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को अधिक रोजगार, स्वतंत्र अंकेक्षण की व्यवस्था। करारोपण के संबंध में कहा कि ब्रिटिश काल में करारोपण करदाताओं के कल्याण के लिए न होकर निकासी के लिए था। भारत में प्रति व्यक्ति कर भार संसार में सर्वाधिक था। भारत दिन प्रतिदिन निर्धनता को प्राप्त हो रहा था, तो दूसरी ओर कर की दरें बहुत ऊंची थी और वह दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही थी।
भारत जैसे निर्धन देश में नमक पर कर की दर बहुत ऊंची थी। कैरोसिन जैसे घरेलू उपयोग की वस्तु पर कर की दर बहुत ऊंची थी। अफीम जैसी वस्तु भी सार्वजनिक आय का स्रोत थी, जिसके उत्पादन को चीन के नैतिक पतन के लिए प्रोत्साहित किया गया। गोखले ने करारोपण के संबंध में दोहरे सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, कर की दरों में कमी। दूसरा, कर आय का उत्पादक कार्यों में उपयोग। गोपाल कृष्ण गोखले प्रारंभ से लेकर अंत तक इस बात पर जोर देते रहे कि बजट आर्थिक निकासी का एक माध्यम है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अतिरेक के होते थे। इस अतिरिक्त बजट के माध्यम से ब्रिटिश समीक्षक यह समझाते थे कि भारत की स्थिति सुधर रही है, लेकिन यह मात्र एक भ्रम था। वस्तुतः यह अतिरिक्त बजट दोहरे शोषण का प्रतीक था। संघीय वित्त को संघीय ढांचे को दृष्टिगत रखकर गोखले ने वित्तीय संसाधनों को तदनुरूप विभाजित करने की बात रखी। प्रांतीय सरकार केवल केंद्रीय अनुदानों पर ही आश्रित न रहें, उनके स्वयं के वित्तीय स्रोत भी होने चाहिए। इतना ही नहीं, गोखले का तो यह भी मत था कि केंद्र सरकार अपनी आय की कमी को पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों से वार्षिक अंशदान प्राप्त करे। गोखले के अनुसार स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति चिंताजनक थी। स्थानीय निकाय लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं, अतः अपने वित्तीय स्रोत अति आवश्यक होते हैं। गोखले ने भारत के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने पूंजी, कुशल श्रम, उद्यमिता को औद्योगिकरण के लिए आवश्यक कारक माना। इनका भारत में अभाव स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने देश में ही उपलब्ध संसाधनों को औद्योगिकीकरण के लिए उपयोग में लेने पर बल दिया। वे जापान के औद्योगिक विकास से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने जापान के औद्योगिक विकास में एक और उत्तरदायी कारक तीव्र राष्ट्रीयता की भावना बताया, जिसे उन्होंने कहा कि हमें अंगीकृत करना होगा। गोखले ने औद्योगिक विकास के लिए मुक्त व्यापार की नीति ने अपनाकर संरक्षण की नीति पर बल दिया। उनके अनुसार ऐसी संरक्षण नीति अपनानी चाहिए जो हमारे औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। गोखले संरक्षण नीति के दूसरे पक्ष से भी सतर्क थे। उन्होंने कहा कि संरक्षण नीति अपनाते समय हमें उसके दुरुपयोग के प्रति सावधान रहना होगा। गोखले ने औद्योगिक विकास के लिए स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया, जिसका उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत की रेलवे विस्तार को जहां एक और उपयोगी बताया, वहीं आर्थिक शोषण का माध्यम भी बताया। उन्होंने कहा कि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ। अकालग्रस्त क्षेत्रों में अन्न पहुंचाने में रेल काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। बागान उद्योगों को रेलवे से संपन्नता मिली, लेकिन उसके अधिकांश लाभ विदेशी ही खा गए। यह विदेशी शोषण का दूसरा रूप रहा। रेलवे ने भारत को आधारभूत ढांचा प्रदान किया, लेकिन यह निर्माण कार्य वस्तुतः ब्रिटिश व्यापारी वर्ग व धनिक समुदाय के हितों के लिए था और हमारे संसाधनों के अधिक शोषण में सहायक रहा। गोखले ने स्पष्ट किया कि भारत विकट गरीबी से ग्रस्त है।
गरीब जनता पर पहले ही कर भार अधिक रहा और रेलवे के विस्तार से आर्थिक दबाव और बढ़ रहा है, जो कि असहनीय है। गोखले ने कहा कि रेलवे का निर्माण कभी भी अनुचित नहीं होता, लेकिन हमारे समक्ष रेलवे निर्माण को सीमित करने के दोहरे कारण हैं। पहला, साधनों का अत्यधिक अभाव, और दूसरा, रेल निर्माण का वास्तविक उद्देश्य क्या देश की वास्तविक प्रगति है। भारत में रेल निर्माण का मूल उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा रहा। गोखले ने भारत की विदेशी विनिमय दर की समीक्षा की। संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अर्थात विदेशी विनिमय दर सर्वदा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ जुड़ी रही। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता था। यह दर न तो रुपये के आंतरिक मूल्य पर निर्भर थी और न ही रुपये की विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति से प्रभावित थी। ब्रिटिश पाउंड व भारतीय रुपये के मध्य विनिमय दर इस प्रकार निर्धारित की जाती थी कि भारतीय धन संपदा का अधिकाधिक शोषण किया जा सके और ब्रिटिश हितों को पूर्ति की जा सके। इतना ही नहीं, ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए विनिमय क्षतिपूरक भत्ते की भी व्यवस्था थी, जो कि उनके लिए दोहरा लाभ था। एक तो ब्रिटिश कर्मचारी बहुत अधिक वेतन पाते थे और दूसरी ओर उन्हें वेतन के 50% भाग तक को निश्चित विनिमय दर पर स्टर्लिंग में बदलने का अधिकार था, जिसे वे चालू विनिमय दर पुनः परिवर्तित करा सकते थे। इस प्रकार ब्रिटिश कर्मचारियों की आय का एक और माध्यम यह था। ब्रिटिश सरकार ने विनिमय दर को इस प्रकार निर्धारित किया कि एक ओर तो यह ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में लाभप्रद हुई व दूसरी ओर सार्वजनिक ऋण जो ब्रिटिश सरकार ने लिए वे पाउंड के रूप में बढ़ गए। गोखले ने विदेशी विनिमय दर न्यायपूर्ण रखने पर बल दिया ताकि भारत के हितों पर कुठाराघात न हो।